तमिलनाडु के चुनावी स्टेडियम में लेकर चलेंगे, जहां कल एनडीए और इंडिया गठबंधन का मुकाबला होने वाला है। सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार के बाद तमिलनाडु भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है, जहां लोकसभा की 39 सीटें हैं और 39 सीटें कम नहीं होती। कल जिन 102 सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें 39 सीटें अकेले तमिलनाडु से हैं। आप इसे कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर पहले चरण का राजनीतिक क्वेश्चन पेपर 102 नंबर का है, यानी कल जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो 102 नंबर का है। 102 नंबर इसलिए क्योंकि 102 सीट पर चुनाव हो रहा है। तो 102 नंबर का अगर ये क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें 39 नंबर का अकेला एक क्वेश्चन तमिलनाडु का है। यानी ये अकेला तमिलनाडु जो है, ये 39 नंबर का क्वेश्चन है। कल जो वोटिंग होने वाली है, उस क्वेश्चन पेपर में सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो सवाल है, वो तमिलनाडु का है। और बीजेपी के लिए चुनौती यह है कि इस क्वेश्चन में उसे पिछली बार एक भी नंबर नहीं मिला था और वो तमिलनाडु की परीक्षा में फेल हो गई थी, क्योंकि उसके 0 नंबर आए थे पिछली बार। क्रिकेट की भाषा में कहें तो तमिलनाडु राजनीति का एक ऐसा स्टेडियम है जहां लोग सिर्फ अपनी क्षेत्रीय टीम को, अपने क्षेत्रीय खिलाड़ियों को ही खेलते हुए देखना चाहते हैं। और वहां लोगों के लिए क्षेत्रीय पहचान का मुद्दा सबसे ऊपर है, अपनी क्षेत्रीय अस्मिता और अपनी पहचान। और इसे लेकर तमिलनाडु के लोग बहुत संवेदनशील हैं, भावुक हैं, इमोशनल हैं। और इस बात को आप आईपीएल के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। आईपीएल में तमिलनाडु और चेन्नई के लोग अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर शायद सबसे ज्यादा इमोशनल हैं। और कोई आईपीएल की टीम ऐसी नहीं है जिसे लेकर उस राज्य के लोग इतने ज्यादा इमोशनल हो। और इस टीम में भी महेंद्र सिंह धोनी तमिलनाडु में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, जबकि धोनी तमिलनाडु से नहीं बल्कि झारखंड से हैं। फिर भी तमिलनाडु के लोग, चेन्नई के लोग इन्हें इतना प्यार करते हैं। चेन्नई के लोग अपनी टीम को लेकर इतने संवेदनशील हैं कि वो महेंद्र सिंह धोनी को थाला कहते हैं। थाला का अर्थ होता है बॉस या लीडर, और वो हमेशा धोनी को थाला कहकर बुलाते हैं। धोनी का इतना रिस्पेक्ट, इतना सम्मान है वहां पर। और अभी तमिलनाडु में बीजेपी को भी महेंद्र सिंह धोनी जैसे थाला की तलाश है, जो डीएमके की क्षेत्रीय राजनीति के स्टेडियम में बीजेपी टाइटंस की टीम को जीत दिला सके। और तमिलनाडु के लोग भी उसे उतना ही प्यार और समर्थन दें जितना चेन्नई सुपर किंग्स में वो धोनी को देते हैं और धोनी को थाला मानते हैं, जबकि वो तमिलनाडु के नहीं, झारखंड से हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु भारत के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां लोगों ने बीजेपी के लिए दरवाजा तो क्या, एक खिड़की भी नहीं खोली है। और यही वजह है कि बीजेपी अभी तमिलनाडु में एंट्री करने के लिए ही बहुत संघर्ष कर रही है। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार तमिलनाडु में बहुत मेहनत भी की है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के लिए वही फॉर्मूला काम कर रहा है जो बाकी के देश में प्रधानमंत्री मोदी के लिए काम करता है। और वो फॉर्मूला है मजबूत विपक्ष का ना होना। जैसे पूरे भारत में मोदी को सबसे ज्यादा फायदा इस बात का मिलता है कि विपक्ष बहुत कमजोर है, वही बात जो है वो तमिलनाडु में लागू होती है। वहां स्टालिन के सामने विपक्ष है ही नहीं। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होने से वहां विपक्ष अब ना के बराबर रह गया है। एआईएडीएमके तमिलनाडु की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, लेकिन इस समय यह पार्टी भी बड़ी कमजोर स्थिति में है। और बीजेपी तमिलनाडु में अभी इतनी छोटी पार्टी है कि वो वहां डीएमके और कांग्रेस को सीधे चुनौती देने में सक्षम नहीं है। और मौजूदा परिस्थितियों में बीजेपी के लिए डीएमके को हराना उतना ही मुश्किल है जितना आईपीएल के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को चेन्नई के ही स्टेडियम में हराना मुश्किल है। और क्रिकेट में तो एक बार के लिए कुछ बड़ा उलटफेर हो भी सकता है। बड़ी बड़ी टीमें कभी कभार हार भी जाती हैं। भारत की टीम भी वर्ल्ड कप की फाइनल में हार गई थी। लेकिन इस समय तमिलनाडु की जैसी राजनीति है, उसमें कोई बहुत बड़ा उलटफेर होना बहुत ही मुश्किल है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तमिलनाडु में बाकी देश के मुकाबले बीजेपी का संगठन काफी कमजोर है। और के अन्नामलाई को छोड़कर बीजेपी के पास बड़े क्षेत्रीय और लोकल नेताओं की बेहद कमी है। जबकि तमिलनाडु की जनता ऐसी है कि वो चुनावी मुकाबले में अपने लोकल प्लेयर्स को ही देखना चाहती है, जिनके साथ वो एक रिश्ता बना के रख सके, जिनके साथ वो एसोसिएट करती है। और बीजेपी अभी बाहर से इंपोर्ट किए गए प्लेयर्स के जरिए ही तमिलनाडु का मैच खेल रही है और चुनाव प्रचार भी कर रही है। बीजेपी की जो टीम है वहां पर, उसमें अगर प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ दिया जाए तो बहुत कमजोर है।
हालांकि पिछली बार के मुकाबले इस बार एक बड़ा अंतर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे ज्यादा मेहनत तमिलनाडु में की है और उनकी सबसे ज्यादा रैलियां और रोड शो तमिलनाडु में हुए हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने वहां की पारंपरिक पोशाक, जिसे हम वेष्टी कहते हैं, वेष्टी पहनकर वो बीजेपी के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। इस बार जो उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू दिया वो भी एक तमिल चैनल को ही दिया। और अब बड़ा सवाल यही है कि क्या वेष्टी पहनने वाले प्रधानमंत्री मोदी को तमिलनाडु के लोग अपने में से एक मानेंगे या नहीं, और क्या जो प्यार तमिलनाडु के लोग धोनी को देते हैं, जब वो धोनी को थाला कहकर बुलाते हैं, क्या यही प्यार तमिलनाडु के लोग प्रधानमंत्री मोदी को भी देंगे? और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी वही प्यार और सम्मान पाएंगे जो महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में पाते हैं। और इसीलिए बीजेपी को वहां राजनीति के मैदान में एक धोनी की तलाश है, एक थाला की तलाश है। क्या प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के नए थाला बनेंगे या नहीं, कल इस बात पर मोहर लग जाएगी। मौजूदा समय में तमिलनाडु भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां क्षेत्रीय राजनीति की जड़ें सबसे ज्यादा मजबूत है। राष्ट्रीय पार्टी को तो वो घुसने ही नहीं दे रहे हैं। वर्ष 1969 में जब मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु हुआ, तब से आज तक तमिलनाडु में दो ही पार्टियों का शासन रहा है, जिनमें एक है डीएमके और दूसरी है एआईएडीएमके। डीएमके पार्टी सीएन अन्नादुरई ने वर्ष 1949 में बनाई थी, जिसके बाद करुणानिधि और अब उनके बेटे एमके स्टालिन इसे चला रहे हैं और वो एक के बाद एक मुख्यमंत्री बने। और एआईएडीएमके का गठन एमजी रामचंद्रन ने किया था, जो कि उस जमाने के बहुत मशहूर एक्टर थे और बाद में वो राजनीति में आए। और फिर उनके बाद जयललिता इस पार्टी की अध्यक्ष बनी। जयललिता भी बहुत लोकप्रिय रही और कई बार मुख्यमंत्री रही। ये वो दो पार्टियां हैं जिनकी क्षेत्रीय जड़ों को ना तो कांग्रेस हिला पाई और ना ही बीजेपी इसे टच कर पाई। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन खुलकर सनातन धर्म को उखाड़ फेंकने की बात कहते हैं। उनकी पार्टी के नेता हिंदू धर्म का अपमान लगातार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद डीएमके को तमिलनाडु में इससे कोई नुकसान नहीं होता। हम यहां उत्तर भारत में कितना भी डिबेट करते रहे, कितने भी उनकी आलोचना करते रहे, उन्हें नुकसान नहीं, फायदा ही होता है इससे। ये इसलिए भी हैरान करती है बात क्योंकि तमिलनाडु में 87.6% हिंदू है, 5.9% मुस्लिम और 6.1% ईसाई धर्म के लोग हैं। यानी हिंदू बहुल होते हुए भी तमिलनाडु में सनातन धर्म का अपमान करने से डीएमके के वोट कम नहीं होते। और इसका कारण यह है कि तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति के अलावा कुछ और नहीं चलता। वहां द्रविडियन राजनीति चलती है। द्रविडियन राजनीति उस द्रविड़ आंदोलन और विचारधारा का आधार है जिसकी शुरुआत ब्राह्मणवाद के खिलाफ हुई थी। इस आंदोलन में पिछड़े और निम्न जातियों के लोग द्रविड़ आंदोलन के जनक पेरियार के समर्थन में एकजुट हुए थे, जिन्होंने वर्ष 1944 में द्रविड़ कड़गम नाम से सामाजिक आंदोलन शुरू किया। और इसी आंदोलन से तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति की जड़ें मजबूत होनी शुरू हुई और निम्न जातियों के साथ होने वाले भेदभाव, स्कूलों में हिंदी भाषा की अनिवार्यता और ब्राह्मणवाद के विरोध में मद्रास राज्य और दक्षिण के बाकी क्षेत्रों में जो ये क्षेत्रवाद है, जो अपनी पहचान को लेकर ये जो भावनाएं हैं, ये और मजबूत हुई। और यही कारण है कि ये जो राज्य है ये अपनी पहचान को लेकर बहुत ही संवेदनशील है, अपनी भाषा को लेकर, अपने पहनावे को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर बहुत संवेदनशील है और इन्हें बाहर के नेता नहीं चाहिए। इससे हिंदुओं की बड़ी आबादी आपस में बट गई और द्रविड़ आंदोलन से निकली इस राजनीतिक विचारधारा को नेताओं ने सनातन विरोध का आधार बना लिया। और इसीलिए आज जब उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करते हैं तो इससे तमिलनाडु के हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं होती। हैरान करने वाली बात है क्योंकि तमिलनाडु की क्षेत्रीय राजनीति में ये हिंदू पहले द्रविड़ हैं और बाद में हिंदू हैं। ऐसा क्यों है? तमिलनाडु में पिछड़ी जाति के 45.5% लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग में 23.6%, दलित वर्ग में 23.7% और आदिवासी हैं 0.7%, जबकि सामान्य वर्ग के सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 3% लोग हैं सामान्य वर्ग के। तो ये आप देखिए उनकी जनसंख्या का ब्रेकअप और इसी में सारे राज छिपे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि सामान्य वर्ग के 3% हिंदुओं को छोड़कर जो बाकी हिंदू हैं उन्हें ध्यान में रखकर तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति की जाती है
और इसीलिए तमिलनाडु में क्षेत्रीय राजनीति इतनी ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस के पास वहां एक एडवांटेज यह है कि पेरियार भी एक जमाने में कांग्रेस पार्टी में ही हुआ करते थे और इसीलिए तमिलनाडु के लोग कांग्रेस को क्षेत्रीय राजनीति से वहां अलग नहीं मानते। एक जमाने में कांग्रेस पार्टी डीएमके और एआईएडीएमके से भी बड़ी पार्टी थी तमिलनाडु में और वर्ष 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 39 में से 28 सीटें मिली थी। बाद में डीएमके और एआईएडीएमके की राजनीति में एंट्री होने से कांग्रेस कमजोर होती चली गई और वर्ष 1999 में उसे सिर्फ 2 सीट मिली, 2004 में 10, 2009 में 8, 2014 में 0 और 2019 में 8 सीटों पर कांग्रेस जीती थी और इस बार कांग्रेस डीएमके के साथ गठबंधन में तमिलनाडु की 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये परफॉर्मेंस आप देख लीजिए कैसे ऊपर नीचे चल रहा है। बीजेपी की कोशिश यह है कि वो तमिलनाडु में अभी कांग्रेस पार्टी की अगर जगह ले ले तो यही बहुत बड़ी बात है और उसका लक्ष्य है कि तमिलनाडु में वो अपना वोट शेयर बढ़ाए और किसी तरीके से अपना खाता खोल ले। यानी 39 नंबर के इस क्वेश्चन में अगर उसे 1, 2, 3 नंबर भी मिल जाते हैं तो बीजेपी के लिए बड़ी बात होगी। खास बात आपके लिए जानने की यह है कि आज की स्थिति में कांग्रेस जो है वो तमिलनाडु में बीजेपी से बड़ी पार्टी है। कांग्रेस तमिलनाडु में बीजेपी से ज्यादा मजबूत पार्टी है। बीजेपी को अगर वर्ष 1998 के चुनाव जितने वोट भी इस बार मिल गए तो बीजेपी तमिलनाडु की 3 से 5 सीटें जीत सकती है। 1998 में बीजेपी को जब तमिलनाडु में 6.8% वोट मिले थे तब पार्टी ने वहां 3 सीटें जीती और बीजेपी ने वो चुनाव जयललिता की एआईएडीएमके पार्टी के साथ लड़ा था। लेकिन अब इस बार यह गठबंधन टूट चुका है। वर्ष 1999 में जब उसे 11.1% वोट मिले तब बीजेपी ने 4 सीटें जीती और वो चुनाव बीजेपी ने करुणानिधि की डीएमके के साथ लड़ा था। तो खास बात देखिए क्या है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो डीएमके के साथ भी गठबंधन कर चुकी है और एआईएडीएमके के साथ भी कर चुकी है। कांग्रेस ने भी यही किया है। वर्ष 2004 से 2024 के बीच तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर लगातार गिरता चला गया। तो अभी बीजेपी पिछले करीब 20 साल से वहां बहुत खराब प्रदर्शन कर रही है। 2004 में 5%, 2009 में 2.3%, 2014 में 5.5% और 2019 में तो सिर्फ 3.6% वोट बीजेपी को यहां मिले थे। 2019 में तो बहुत ही कम मिले थे, जबकि पिछली बार कांग्रेस को 12.6% वोट मिले थे, यानी बीजेपी से कई गुना ज्यादा। पिछली बार बीजेपी का वोट शेयर इसलिए भी कम था क्योंकि उसने 39 में से सिर्फ 5 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार बीजेपी 23 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है और अगर उसे तमिलनाडु में 4 से 5 सीटें जीतनी हैं तो उसे अपना वोट शेयर 10% के पार तो हर कीमत पर ले जाना ही पड़ेगा, वरना कोई चांस नहीं है। तमिलनाडु के बाद अब हम आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं, जहां कल लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। खास बात यह है, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की सिर्फ 2 सीटें हैं। कहने को तो छोटा राज्य है, पिछली बार इन दोनों सीटों पर बीजेपी जीती थी, जबकि विधानसभा की वहां 60 सीटें हैं, जिनमें से 41 सीटें जीतकर बीजेपी ने वहां पूर्ण बहुमत की सरकार पिछली बार बनाई थी और इस बार भी बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में बहुत मेहनत की है। तो ये जो विश्लेषण है खास तौर पर उत्तर पूर्व के लोगों के लिए है, अरुणाचल प्रदेश के हमारे दर्शकों के लिए है, ताकि वो ये ना समझे कि तमिलनाडु को तो हमने इतना महत्व दिया लेकिन अरुणाचल प्रदेश को हमने महत्व नहीं दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां सिर्फ 2 सीटें हैं। तो ये विश्लेषण आपके लिए। बीजेपी और कांग्रेस में सबसे बड़ा अंतर यह है कि कांग्रेस पार्टी के एक भी बड़े स्टार प्रचारक ने अरुणाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार नहीं किया और राहुल गांधी भी अरुणाचल प्रदेश नहीं गए। यानी बीजेपी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने तो अरुणाचल प्रदेश को टच भी नहीं किया, जबकि बीजेपी की तरफ से पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और दिल्ली से किरण रिजिजू वहां बार बार जाते ही रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अलावा सिक्किम में भी कल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो रहे हैं और वहां लोकसभा और विधानसभा चुनावों की लड़ाई क्षेत्रीय दलों के बीच है। कल लक्षद्वीप की एक लोकसभा सीट पर भी वोटिंग होगी और लक्षद्वीप तो आप जानते हैं हाल ही में बड़ी चर्चा में रहा था अपने टूरिज्म को लेकर और लक्षद्वीप की वजह से मालदीव्स की छुट्टी हो गई। लक्षद्वीप की कुल आबादी लगभग 68,000 है, जिनमें 96% से ज्यादा मुस्लिम हैं और सिर्फ 2.8% हिंदू हैं। यानी हिंदू लक्षद्वीप में अल्पसंख्यक हैं
और मुसलमान वहां पर बहुसंख्यक है। और पिछली बार इस सीट पर शरद पवार की एनसीपी जीती थी, एक ही सीट है वहां पर। एनसीपी को 22,851 और कांग्रेस को 22,028 वोट मिले थे। देखिए कितना कड़ा मुकाबला था। और जानते हैं बीजेपी को कितने वोट मिले थे? बीजेपी को सिर्फ 125 वोट मिले थे, 125। बीजेपी भले ही यह कहती है कि उसने सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पर काम किया है, लेकिन जिस लक्षद्वीप में 96% से ज्यादा मुस्लिम हैं, वहां उसे पिछली बार सिर्फ 125 वोट मिले थे। यह बात आपको और बीजेपी को याद रखनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो इलाके जहां पर मुस्लिम वोटर बहुसंख्यक है, जहां पर वो बड़ी संख्या में है और हिंदू वोटर अल्पसंख्यक हैं, वहां पर आज भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते। चाहे बीजेपी कितनी भी योजनाएं लेकर आ जाए, कितना भी विकास कर ले, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले कि हमने सड़क बना दिया, उज्ज्वला योजना लेकर आ गए, प्रधानमंत्री आवास योजना, टॉयलेट और बहुत सारी जो योजनाएं उन्होंने की हैं, लेकिन तब भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं। और हाल ही में मालदीव्स के साथ हुए विवाद के बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद लक्षद्वीप गए थे और उनके ये वीडियोस न सिर्फ भारत, पूरे दुनिया में ट्रेंड कर रहे थे। इसके बाद लक्षद्वीप जाने वाले पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ गई थी और इसीलिए अब देखना यह है कि अब लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री मोदी के वहां जाने से, इतना अच्छा वीडियो बनाने के बाद, क्या लक्षद्वीप के लोग प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी को वोट देंगे या नहीं, यह भी कल पता चलेगा। अब आप ये देखिए कि जब हमारे देश के विपक्षी दल चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं, तब चुनाव आयोग देश में वोटिंग कराने के लिए अपनी जान की बाजी कैसे लगा रहा है। ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के सियांग की हैं, जहां चुनाव आयोग की टीम को अपनी जान जोखिम में डालकर पोलिंग बूथ तक मुश्किल रास्तों से पहाड़ों पर चढ़कर पहुंचना पड़ा। और यह खतरा इस टीम ने सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि चुनाव आयोग के लिए एक एक वोट महत्वपूर्ण है और चुनाव आयोग ये नहीं कह सकता कि वो इन इलाकों में वोटिंग नहीं करवा पाया या नहीं करवाएगा, क्योंकि ये दुर्गम इलाके हैं और यहां पहुंचना मुश्किल है। पहाड़ की उस चोटी पर जहां ना सड़क है, ना जाने का कोई रास्ता है, वहां पर भी चुनाव आयोग के लोग जा रहे हैं ताकि अगर वहां एक नागरिक भी रहता है, एक वोटर भी है, तो उसका वोट भी पड़ना चाहिए। चुनाव आयोग के कर्मचारी इस जिम्मेदारी से बच नहीं रहे हैं और किसी पोलिंग बूथ पर 5 वोटर भी अगर हैं तो वहां भी मतदान केंद्र जरूर बनाया गया है। लेकिन सोचिए, जब चुनाव आयोग वोटिंग को लेकर इतनी मेहनत कर रहा है, तब हमारे देश में लोग वोटिंग को लेकर कितने उत्साहित हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोगों के लिए वोटिंग का मतलब होता है छुट्टी का दिन, और वो इस दिन घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं। वोट देने के लिए भी नहीं जाते क्योंकि वो लाइन में नहीं लग सकते। बहुत सारे लोगों को गर्मी लगेगी क्योंकि इस बार गर्मी का मौसम है। लेकिन आज आपको ये तस्वीरें देखनी चाहिए और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर चुनाव आयोग के ये कर्मचारी इतनी मेहनत करके इतना दूर दुर्गम स्थानों पर पहुंच सकते हैं, तो क्या आप अपने घर के पास पोलिंग स्टेशन पर जाकर अपनी एक वोट नहीं दे सकते? तो आप सबसे हम यही अपील करना चाहेंगे कि चुनाव आयोग अगर इतनी मेहनत कर रहा है तो उनकी मेहनत पर पानी मत फेरिए और अपना वोट जरूर डालिए। ये आपका कर्तव्य है। भारत के लोकतंत्र के लिए अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम एक वोट तो जरूर डाल ही सकते हैं।